नमस्ते बच्चों, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है सब आप अपने अपने घर पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। देन मैं उसे एक बार ब्रीफ करवा रहा हूं। ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी। क्या प्रैक्टिस रहेगी कि जैसे ही हम नेक्स्ट डे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पहले हम प्रीवियस डे के लेक्चर को बहुत ब्रीफ में 1 या 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट 3 पार्ट में दिया है। पार्ट ए 50 मार्क्स का, पार्ट बी 40 मार्क्स का एंड पार्ट सी 10 मार्क्स का। पार्ट सी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड प्रोविजन है, ए के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है, बी के अंदर जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड डायरेक्टर्स के बारे में बताया है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर 13-14 चैप्टर थे, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा, वेटेज कम। पार्ट बी के अंदर केवल 6 चैप्टर्स थे एंड उसका वेटेज भी ज्यादा है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से। पहले हम हमारा पार्ट बी कंप्लीट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे 40 मार्क्स पहले सिक्योर कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग भी है, टफ भी है, पढ़ते जाना अच्छे से, है ना। फिर हमने देखा था, हमने पढ़ा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं? तो हमने बोला था 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो बच्चों जल्दी से। कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, नॉन कॉर्पोरेट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं, जबकि नॉन कॉर्पोरेट के अंदर एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड फर्म आते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी आ गई, एलएलपी आ गई एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। तो कॉर्पोरेट वो थे जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नॉन कॉर्पोरेट वो है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर हमने कंपनी की जनरल मीनिंग पढ़ा था। तो कंपनी का जनरल मीनिंग पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जो बनाई जाती है किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए। तो कंपनी बनाने का पर्पस क्या होता है? लीगल बिजनेस करना। प्लीज मेरे साथ रिवाइज करते रहना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। फिर हमने क्या बोला था? फिर हमने कंपनी की लीगल डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर दी गई थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? कंपनी मीन्स अ कंपनी, बोलेंगे है ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड विद कंपनी। 2013 के पहले जो भी लॉ था उस लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन हुआ हो। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट बी, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट बी। जैसा कि हमने बोला था कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? पार्ट बी स्टडी करेंगे, ठीक। अब नोट्स आपके पास पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे और उन्हीं नोट्स में से आपको पढ़ना है। नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स के एंड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, ठीक। वो आप पढ़ेंगे, अपन डिस्कस भी करेंगे उन सब चीजों को, ठीक है ना। अब यहां नोट्स के हिसाब से पढ़ने के पहले मैं आपको हर सेक्शन अपनी लैंग्वेज में पहले सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। नोट्स में से पढ़ने से पहले मैं आपको हर सेक्शन अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। फिर हम नोट्स पर आएंगे, फिर हम लीगल लैंग्वेज पर आएंगे, ताकि वो भी हम देख सके, क्योंकि फाइनली पढ़ना तो आपको नोट्स है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कंपनी, तो हमने बोला था कंपनी क्या होती है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? बोले क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से होता है। कंपनी पर्सन तो है, कंपनी पर्सन तो है, बट आपकी और मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। कंपनी पर्सन तो है बट आपकी और मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी एग्जिस्ट तो करती है, फिजिकली नहीं लीगली, फिजिकली नहीं लीगली। फिजिकल एग्जिस्टेंस आपका और मेरा है, हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, हमारी बॉडी है, जबकि
कंपनी कंपनी तो पर्सन जरूर है बट आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कंपनी का बर्थ भी लॉ से होता है, कंपनी की डेथ भी लॉ से होती है। इस कारण कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कंपनी की हमारी तरह बॉडी नहीं होती है। हम भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, तो हमारे और कंपनी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हम नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारी तरह शरीर नहीं है, जबकि हमारा तो नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगी, तो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ये चीज आई समझ में अपने को, है ना। अब हमने बोला कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है काहे के पर्पज से? किसी लीगल बिजनेस को करने के पर्पज से। कंपनी हम बनाते हैं काहे के पर्पज से? बोले किसी लीगल बिजनेस को करने के पर्पज से। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। हमने इसलिए पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है? बोले कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन से वाला? कॉर्पोरेट वाला। ठीक है। अब अगर हम बोले तो कंपनी फंक्शन कैसे करती है? कंपनी फंक्शन कैसे करती है? क्योंकि अभी हमने बोला कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी फंक्शन कैसे करेगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कंपनी की बॉडी नहीं है, कंपनी का आपके और मेरी तरह शरीर नहीं है, कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर सकती है। आप समझे मेरी बात? हमने बोला कि भाई जो कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, वो खुद से तो कोई काम कर नहीं सकती है। जब वो खुद से कोई काम कर नहीं सकती है और कंपनी हमने बनाई है बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी बिजनेस करेगी कैसे? कंपनी फंक्शन करेगी कैसे? ये बेसिक चीज और समझेंगे, फिर हम चैप्टर पढ़ाएंगे कि भाई कंपनी फंक्शन करेगी कैसे, कंपनी बिजनेस करेगी कैसे व्हेन कंपनी इज नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी इज नॉट हैविंग बॉडी जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। आपकी और मेरी बॉडी है, आप और हम अपना काम खुद कर सकते हैं, आप खुद अपना सारा काम कर सकते हो, करते नहीं हो वो बात अलग है, बट कर तो सकते हो ना। बट कंपनी तो चाहकर भी खुद से काम नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी कैसी पर्सन है? बोले आर्टिफिशियल पर्सन। आप समझे मेरी बात? तो फिर कंपनी फंक्शन कैसे करती है, कंपनी काम कैसे करती है? या हमने बोला कि कंपनी आपने बिजनेस करने के लिए बनाई थी, तो कंपनी बिजनेस रन कैसे करती है? ये कंपनी के फंक्शन को समझना जरूरी है ताकि हम डायरेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकें और उसका बेसिक समझ सकें, है ना। तो क्या बोला है कि कंपनी फंक्शन करती है। कंपनी के केस में फंक्शन करने के लिए दो अथॉरिटी होती हैं, एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दूसरे होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी जो भी फंक्शन करती है, तो कंपनी की फंक्शन करने के लिए दो तरह की अथॉरिटी होती है जो कंपनी के बिहाफ पर काम कर सकती है। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मतलब कंपनी की हालत शोले के ठाकुर की तरह है। इंसान तो है बट उसके दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ नहीं है मतलब काम तो करेगा बट खुद से नहीं कर सकता। उसे अपने सारे काम करने के लिए दो अथॉरिटी चाहिए थी, जिसको वो लेकर आया था। कौन? जय और वीरू, जो ठाकुर के बिहाफ पे सारा काम करते थे। तो इसी तरह से कंपनी पर्सन तो है बट कैसी पर्सन है? बोले आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब कंपनी को बिजनेस करना है तो कैसे करे? तो बोले बिजनेस करने के लिए कंपनी के पास दो तरह की अथॉरिटी होती है। सारी चीजें मैनेज करने के लिए कंपनी के पास दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। डिफरेंस करते चलना पड़ेगा ना, दो अथॉरिटी हैं। तो बोले शेयर होल्डर्स कौन? जो कंपनी के ऑनर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन? जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। शेयर होल्डर ऑनर कौन? भाई पैसा लगाया उन्होंने। अच्छा, शेयर होल्डर होते कौन हैं? जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं।
कंपनी के शेयर किसके पास होते हैं? जो कंपनी को पैसा देता है, उसने कंपनी को अमाउंट प्रोवाइड किया है एंड जितना अमाउंट उसने दिया है उसके वैल्यू के बदले में कंपनी ने उसे क्या दे दिए हैं? अपने शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म के ऑनर कौन थे? आपने बोला पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म के ऑनर पार्टनर थे तो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने तो कैपिटल लगाई थी, वहां होती थी ना पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में होती थी पार्टनर्स कैपिटल। इसी तरह से कंपनी में होती है शेयर कैपिटल, इसी तरह से कंपनी में होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर्स द्वारा लगाया गया पैसा, शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर द्वारा लगाया गया पैसा। तो शेयर होल्डर्स तो कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। जबकि मैनेजमेंट करने का काम किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। कंपनी का मैनेजमेंट करने का काम किसके पास होता है? बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। आप समझे मेरी बात? अब शेयर होल्डर क्योंकि ऑनर हैं तो वो डे टू डे मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। डे टू डे मैनेजमेंट देखना शेयर होल्डर का काम नहीं है, डे टू डे मैनेजमेंट देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है। डे टू डे वर्किंग जो है कंपनी की वो कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। शेयर होल्डर के पास, अच्छा हम यूं कह रहे हैं ना कि कंपनी के बिजनेस चलाने के जो पावर्स हैं, कंपनी के बिजनेस चलाने के जो पावर्स हैं, कंपनी की एक्टिविटीज करने के जो पावर्स हैं, वो दो अथॉरिटी के पास डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी दो अथॉरिटी हैं? बोले एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, एक शेयर होल्डर। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन? तो बोले मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इंप्लॉय होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन? तो बोले ऑफिसर्स होते हैं, इंप्लॉय होते हैं कंपनी के, जो कंपनी शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं। शेयर होल्डर कौन? बोले ऑनर होते हैं कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैसा देते हैं। काहे के लिए पैसा देते हैं? कंपनी को चलाने के लिए। बोले शेयर होल्डर कौन? बोले शेयर होल्डर ऑनर्स होते हैं कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैसा देते हैं। काहे के लिए पैसा देते हैं? कंपनी को चलाने के लिए। तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डायरेक्टली शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर्स को मैनेज नहीं करता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया? शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस को मैनेज नहीं करता है, बट हाँ इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली कैसे? तो बोले डायरेक्टली मैनेजमेंट कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बिजनेस को डायरेक्टली मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। समझे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं किसको? कंपनी को, है ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा है कंपनी को। नहीं समझे मेरी बात? वापस से हमने बोला कंपनी किसकी है? बोले शेयर होल्डर की है। क्यों है? क्योंकि वो ऑनर है, उन्होंने ही सारा पैसा लगाया है, तो कंपनी तो शेयर होल्डर की हो गई। लेकिन शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी बनाई है, काहे के लिए? बिजनेस करने के लिए। वो उस बिजनेस को डायरेक्टली नहीं चलाते हैं, वो उस बिजनेस को रन करते हैं किसके थ्रू? अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जैसे ये कंट्री हमारी है, आपकी और मेरी कंट्री है, नेताओं के अकेलों की कंट्री नहीं है, गवर्नमेंट की कंट्री नहीं है, ये कंट्री हमारी है। बट उस कंट्री को हम डायरेक्टली नहीं चला रहे हैं, उस कंट्री को मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमने गवर्नमेंट अपॉइंट की है। बट यार गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट भी तो हमने किया है ना, हमने इलेक्शन में जाकर वोट किया था और जिसको मेजोरिटी के वोट मिले थे वो क्या बन गया? गवर्नमेंट बन गया। और वो गवर्नमेंट बनकर कंट्री को क्या कर रहा है? चला रहा है। तो कंट्री गवर्नमेंट की थोड़ी, कंट्री तो हमारी है, हम सिटीजन हैं इस कंट्री के, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सिटीजन हैं इस कंट्री के। तो हम फिर भी कंट्री को नहीं चला रहे हैं जबकि कंट्री हमारी है। तो हमने क्या किया? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, जिन्हें हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के केस में, एंड कंट्री के केस में जिन्हें क्या बोलते हैं? लीडर।
गवर्नमेंट सरकार बनाई, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी बनाई, सेंट्रल लेवल पर भी बनाई, और वो हमारे बिहाफ पर ही तो किसको चला रहे हैं? कंट्री को चला रहे हैं। सेम डेमोक्रेसी होती है कंपनी के केस में, जैसी कंट्री के केस में डेमोक्रेसी होती है ना, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, उसी तरह से कंपनी के केस में भी डेमोक्रेसी होती है। किसकी डेमोक्रेसी? बोले शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी। किसकी डेमोक्रेसी? बोले शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी। बोले शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी मतलब क्या? रूल बाय द शेयर होल्डर, ऑफ द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर अपनी कंपनी को चलाने के लिए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं। सीधी सी बात है। एंड दोज पर्संस आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो शेयर होल्डर ऑनर है, बट ही इज नॉट डायरेक्टली मैनेजिंग द कंपनी। देन who are managing the company? बोले board of directors. Then who are board of directors? बोले board of directors are elected representative of shareholder who are managing the company on behalf of the shareholder. आपको समझ में आई मेरी बात? ये सब ब्रीफ में मैं भी आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर चैप्टर जब आएगा तो एक एक चीज हम डिटेल में लेंगे, बट इंट्रोडक्शन जरूरी है बेटा। जैसे मूवी देखने से पहले अगर उसका ट्रेलर देख लेते हैं तो समझ में आने लगता है ना मूवी के अंदर क्या है, तो उसी तरह से चैप्टर जो भी अपन स्टार्ट करेंगे उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन अच्छे से लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम आगे किस पर्पस से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में जो प्रोविजन दिए वो प्रोविजन देने का पर्पस क्या है, ये अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर समझना बहुत ईजी रहेगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं, जैसे हमने पार्ट बी का हेडिंग क्या बोला आपको? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोला था ना। पार्ट बी का हेडिंग क्या बोला था मैंने? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोला था ना। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, कैसे करते हैं, वही तो यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो उसके लिए पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो हमने देखा कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन, एंड कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कंपनी बनाई हमने बिजनेस करने के लिए, हम कंपनी बिजनेस करने के लिए बना रहे हैं। तो कंपनी के जो भी बिजनेस करने के पावर हैं, कंपनी के जो भी बिजनेस करने के पावर है, तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज सच पावर्स डायरेक्टली, बट इट एक्सरसाइजेस ऑल इट्स पावर थ्रू टू बॉडीज। वन इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर वन इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बीइंग ऑनर ऑफ द कंपनी do not participate in direct management of the company. Directly they are not participating in day-to-day business affairs of the company, and they are appointing their representative known as board of director, and board of director को अपने सारे powers क्या करते हैं? delegate कर देते हैं regarding management of the company, regarding day-to-day business affairs of the company। कैसे बिजनेस करना है, कहाँ करना है, अगर हमारी ट्रेडिंग कंपनी है तो कहाँ से गुड्स खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, क्या पॉलिसीज रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने एम्प्लॉयज रखना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों? शेयर होल्डर ये काम नहीं करता है, वो ऑनर है, उसने पैसा दे दिया। जैसे हम हमारी कंट्री को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते, हमने गवर्नमेंट अपॉइंट कर दी। अब गवर्नमेंट सारी चीजें देखती है, कहाँ क्या करना है, किस कंट्री के साथ क्या रिलेशनशिप रखना है, कैसे बिजनेस चलाना है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कौन होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन। इन द सेम वे in case of companies, each and everything is decided by board of director on behalf of shareholder। आप समझे मेरी बात? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कर देता है? शेयर होल्डर कर देता है। यहां तक समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि दो अथॉरिटी होती है इस तरह से, है ना। अब जो हम दो चीज पढ़ रहे थे, है ना, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एंड शेयर होल्डर होते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल डायरेक्टर या शेयर होल्डर के पास कंपनी के पावर नहीं होते हैं। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एंड शेयर होल्डर है। कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर या इंडिविजुअल डायरेक्टर
कंपनी के बिहाफ पर पावर यूज नहीं कर सकता है। पावर यूज करने का राइट किसके पास होता है? बोर्ड के पास। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? यस। इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1% डायरेक्टर कहलाता है, जब सब मिलकर काम करते हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाते हैं। जैसे कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हैं, ए, बी और सी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ए डायरेक्टर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बी डायरेक्टर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सी डायरेक्टर है, बट व्हेन दे एक्ट कलेक्टिवली दे आर रेफर्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ए कोई काम नहीं कर सकता कंपनी के बिहाफ पर, ना बी कर सकता है ना सी। इन्हें कोई भी काम करने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। इन्हें कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है, ज्वाइंटली काम करना पड़ता है। दे आर बाउंड टू वर्क टुगेदर। जब ये मिलकर काम करते हैं तो ही इन्हें बोला जाता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप समझे मेरी बात? तो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर किसको दिए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पावर एक्सरसाइज करते हैं कहां पर? अपनी मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी काम करते हैं वो सारे काम कहां करते हैं? अपनी मीटिंग में। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। इसी तरह से शेयर होल्डर भी सारे काम कहां करते हैं? अपनी मीटिंग में। एंड शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उससे बोलते हैं जनरल मीटिंग। आपने फाउंडेशन या CSPET के अंदर थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा। फिर से क्या बोला है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी काम करेंगे, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है, तो मिलकर काम करने के लिए मिलना जरूरी है। एंड मिलना जरूरी है इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी मीटिंग। मैंने भी आपको समझाया, अकेला ए कोई पावर नहीं रखता, अकेला बी कोई पावर नहीं रखता है, अकेला सी कोई पावर नहीं रखता है। पावर इनके पास तब है, काम करने की अथॉरिटी इनके पास तब है जब ये सब मिलकर काम करें। जिस तरह से हमारी कंट्री के केस में अकेला कोई नेता डिसीजन नहीं ले सकता है। ये कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में जाकर। पार्लियामेंट में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मिलकर डिसीजन लेते हैं। आप समझे मेरी बात? तो उसी तरह से कंपनी के केस में भी कोई एक डायरेक्टर डिसीजन नहीं लेता, सारे डायरेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं। मिलकर डिसीजन लेने के लिए अपनी मीटिंग करते हैं। एंड जब डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर जब मीटिंग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर एक्सरसाइज करते हैं कहां पर बेटा? बोर्ड मीटिंग में। आपको समझ में आई ये चीज? उसी तरह से कंपनी में कोई एक शेयर होल्डर नहीं होता है बेटा। प्राइवेट है तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक है तो मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सारे शेयर होल्डर हैं। किसी एक शेयर होल्डर के पास पावर नहीं होता है। तो सारे शेयर होल्डर जब मिलकर काम करते हैं तब वो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो जब वो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी मीटिंग करना पड़ती है। शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है तो आपने पढ़ा है। क्या होती है? AGM एनुअल जनरल मीटिंग, EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, CM क्लास मीटिंग। जबकि बोर्ड मीटिंग की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है। बोर्ड मीटिंग की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है। बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें फर्दर कैटेगरीज नहीं है। तो बोर्ड मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरल मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग 3 तरह की होती है, सबकी डिटेल आगे आएगी। एक ओवरव्यू तैयार कर लें कि हाँ ये चीजें होती हैं, ताकि पढ़ते समय ये वर्ड बार बार आएंगे। बेटा बार बार थोड़ी समझाऊंगा फिर मैं। अब पढ़ते हुए वक्त आया बोर्ड मीटिंग, आपको क्लिक हो जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग मतलब किसकी मीटिंग? बोले डायरेक्टर्स की मीटिंग। जो किसने की है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। पढ़ते पढ़ते AGM वर्ड आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। AGM मतलब जनरल मीटिंग, किसकी? शेयर होल्डर की है। AGM क्या है, EGM क्या है, सब समझाऊंगा, सब आगे अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हमने बोला कि कंपनी के पावर इन 2 अथॉरिटी के पास हो गए। कौन कौन सी 2 अथॉरिटी? बोले एक तो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे हो गए शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन मीटिंग में करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। शेयर होल्डर अपना डिसीजन मीटिंग में लेते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? 3 तरह की, AGM, EGM एंड CM। CM मतलब क्लास मीटिंग। सब क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, है ना। फिर बोर्ड मीटिंग के अलग अलग कैटेगरी नहीं होती।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे शेयर होल्डर, वो मीटिंग में आते हैं एंड हमेशा मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे शेयर होल्डर, वो हमेशा जनरल मीटिंग में आते हैं एंड मेजोरिटी से क्या लेते हैं? डिसीजन। मेजोरिटी से डिसीजन लेने के लिए ये रेजोल्यूशन पास करते हैं। मेजोरिटी चेक करने के लिए ये रेजोल्यूशन पास करते हैं। वापस से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे शेयर होल्डर, वो अपनी मीटिंग में डिसीजन लेते हैं एंड डिसीजन लेने के लिए दे पास रेजोल्यूशन। डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता है, डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता है, क्योंकि जहां एक पर्सन को डिसीजन नहीं लेना है, जैसे हमने बोला मान लो पब्लिक कंपनी है एंड 180 शेयर होल्डर है ना, अब सबको मिलकर डिसीजन लेना है। तो बेटा एक बात बताओ, ऐसा प्रैक्टिकली होगा क्या कि 180 एक ही मैटर पर हाँ कर दें, 180 उस मैटर पर सबके सब ना कर दें? मतलब 100% की कंसेंट हर मैटर पर हो, ये पॉसिबल हो भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट हर केस में 100% की कंसेंट मिल जाए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई डिसीजन हमेशा काय से लिया जाता है? मेजोरिटी से लिया जाता है। आप समझे मेरी बात? इसलिए हमेशा डिसीजन कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी से। ऐसे ही अभी हमने बोला कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर थे? 3, ए, बी और सी, उनको भी डिसीजन लेना है। अब तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अब किसी मैटर को डिसाइड करते समय, किसी मैटर पर डिसीजन लेते समय हो सकता है तीनों की तीनों हाँ कर दें, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है तीनों की तीनों मना कर दें, बहुत अच्छी बात है। बट अगर तीनों की ओपिनियन एक नहीं है तो फिर डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। दैट इज वाई डिसीजन कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी से, है ना। फिर कंपनी के केस में 2 अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। किसी भी इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है, इसलिए वो काम कैसे करते हैं? अपनी मीटिंग बनाकर, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। एंड डिसीजन हमेशा कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी से। एंड मेजोरिटी चेक करने के लिए क्या पास करते हैं? रेजोल्यूशन। मेजोरिटी चेक करने के लिए क्या पास करते हैं बेटा? रेजोल्यूशन। समझ में आया? अब बोले रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? तो बोले रेजोल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम विश ऑफ मेजोरिटी असर्टेन करते हैं। रेजोल्यूशन पास करना एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम मेजोरिटी की इच्छा फाइनलाइज करते हैं। क्योंकि कंट्री के केस में भी तो यही होता है बेटा। जैसे इलेक्शन हुआ, कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी का भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है। मान लो मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं, आपने भी बीजेपी को वोट दिया है, कुछ ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो ऐसा है ना कि सभी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताने में लगे हैं, तो फिर डिसीजन कैसे लेते हैं? मेजोरिटी से लेते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या सभी ने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, कुछ ने कांग्रेस को भी दिया होगा, दूसरी पार्टीज को भी दिया होगा, बट फिर भी गवर्नमेंट बीजेपी की क्यों है? क्योंकि कंट्री के मेजोरिटी के लोग उनके साथ हैं। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि 100% लोग मोदी जी के फेवर में वोट दे दें? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि 100% लोग राहुल गांधी के अगेंस्ट वोट दे दें? नहीं। तो जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है। तो यहां भी हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं? मेजोरिटी से ही तो ले रहे हैं। एंड मेजोरिटी से डिसीजन लेने के लिए हम क्या पास करते हैं? रेजोल्यूशन। चाहे डायरेक्टर्स हो चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे डायरेक्टर्स हो चाहे शेयर होल्डर हो, डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लेंगे। मेजोरिटी से डिसीजन लेने के लिए क्या पास करेंगे? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन एक मेथड होती है जिसके के थ्रू विश ऑफ मेजोरिटी फाइनलाइज की जाती है। रेजोल्यूशन पास करना एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम मेजोरिटी की इच्छा फाइनलाइज करते हैं। आप समझे मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट? अब बोले रेजोल्यूशन होते कितने हैं, तो हम 2 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। एक बोर्ड रेजोल्यूशन, एक जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो बोर्ड मीटिंग के अंदर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो बोर्ड रेजोल्यूशन कहलाते हैं। एंड जो जनरल मीटिंग के अंदर मतलब शेयर होल्डर के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन कहलाते हैं। आप समझे मेरी बात? एक तो होता है बोर्ड रेजोल्यूशन
नाम से ही क्लियर है, नाम से समझ में आ रहा ना, रटने की जरूरत थोड़ी है। बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब क्या है? ऐसा रिजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कहाँ करते हैं? बोले बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास करते हैं उसे बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा होता है जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन। जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन मतलब जो जनरल मीटिंग के अंदर पास हुआ है। जनरल मीटिंग किसकी होती है? बोले शेयर होल्डर की होती है। तो जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन किसने पास किया? ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर ने किया ना यार, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन में, अच्छा, जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन की है ना 3 कैटेगरी होती है बेटा। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल, एक होता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। जो सेक्शन 115 में हमें पढ़ने को मिलेगा, इन दोनों के बारे में सेक्शन 114 में पढ़ने को मिलेगा, है ना। मैं ब्रीफ बता रहा हूं क्योंकि पढ़ते समय बेटा ये वर्ड बार बार आएंगे। पढ़ते समय हर प्रोविजन के अंदर ये वर्ड आएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन है, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन, हर प्रोविजन में। तो मैं बार बार थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। जब वहां पर ये वर्ड आएगा तो आप मुझे आंसर करोगे कि हाँ सर इसका मतलब ये होता है, तो हमें इमीडिएटली क्लिक होगा। आप समझे मेरी बात? तो हम एक ओवरव्यू इसलिए ले रहे हैं पहले, ताकि जब प्रोविजंस पढ़ते समय ये वर्ड आए तो इनका बेसिक हमें मालूम रहे, कॉन्सेप्ट हमें मालूम रहे, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन की बेटा अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है, वो सब बोर्ड रिजोल्यूशन ही कहलाते हैं। बोर्ड रिजोल्यूशन की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती, वो सब बोर्ड रिजोल्यूशन ही कहलाते हैं। जबकि जनरल मीटिंग के जो रिजोल्यूशन है उनकी 3 कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे 115 के अंदर सेक्शन में, एंड ऑर्डिनरी और स्पेशल की पढ़ेंगे डिटेल 114 में। अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। ब्रीफ में इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जनरल मीटिंग में 150 शेयर होल्डर आए हैं, जनरल मीटिंग में 150 शेयर होल्डर्स आए हैं, एंड किसी मैटर पर डिसीजन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके लेना है। बोले मालूम कैसे पड़ेगा कि किस मैटर पर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, किस मैटर पर स्पेशल रिजोल्यूशन, किस मैटर पर रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस? बोले मालूम कैसे पड़ेगा? तो बोले एक्ट में लिखा है, एक्ट में क्लियरली लिखा है कि इस मैटर पर आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है, इस मैटर पर आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है, एक्ट में क्लियरली लिखा है ना। तो जैसे किसी बिजनेस पर हमें डिसीजन लेना है, जनरल मीटिंग हम काहे के लिए करते हैं? बिजनेस करने के लिए। तो जैसे किसी बिजनेस पर हमें डिसीजन लेना है, एंड एक्ट में लिखा है कि उस बिजनेस पर डिसीजन लेने के लिए, एक्ट में लिखा है कि उस बिजनेस पर डिसीजन लेने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? ऑर्डिनरी। तो अगर मीटिंग में 150 मेंबर आए हैं, अगर मीटिंग में 150 मेंबर आए हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% की कंसेंट ऑफ मोर देन 50% शेयर होल्डर। तो मीटिंग में कितना आए थे? 150। वोट कितने कर रहे हैं? 150। तो 150 में से मेजोरिटी मतलब कितनी? 76। 50% से ज्यादा मतलब क्या? 76। तो 76 शेयर होल्डर ने अगर हाँ कर दी तो कौन सा रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ये मैंने इसकी लीगल डेफिनेशन नहीं बताई, ये मैंने आपको केवल याद करने के पर्पज से भी बताया है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब कंसेंट ऑफ मोर देन 50% शेयर होल्डर। वापस से बोलना मेरे साथ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब कंसेंट ऑफ मोर देन 50% शेयर होल्डर। जैसे मीटिंग के अंदर मान लो पब्लिक कंपनी है, 400 मेंबर आए हैं, कितने जने वोट कर रहे हैं? 400। तो 400 का 50% कितना हुआ? 200, और 50% से ज्यादा मतलब कितना हुआ? 201। 201 अगर फेवर में वोट दे देते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। 201 अगर फेवर में वोट दे देते हैं रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बट अगर 200 या उससे ज्यादा ने अगेंस्ट में वोट दिया तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। रिजोल्यूशन फेल होना मतलब वो काम हम नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन फेल होना मतलब वो बिजनेस हम नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन पास होना मतलब मेजोरिटी ने बोल दिया है आप ये काम कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट हम अभी याद कर रहे हैं, क्या? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% की कंसेंट। फिर से बोलना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डर की कंसेंट, ठीक है। फिर बोले अगर एक्ट में लिखा था कि किसी बिजनेस को करने के लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, एसआर रिक्वायर्ड है, तो क्या? तो बोले एटलीस्ट 75% की कंसेंट।
मैंने मोर देन 75 नहीं बोला, या तो 75% या उससे ज्यादा की कंसेंट। यहां मोर देन 50 है, यहां 50 से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर 200 ने हां करी है तो काम नहीं चलता है, 200 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। यहां 75% की कंसेंट। 75% मतलब जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को लें कि मीटिंग के अंदर 400 मेंबर आए हैं, किसी बिजनेस को हमें डिसाइड करना है, किसी मैटर पर हमें डिसीजन लेना है, और बोला क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना। बोला क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना। तो क्या, तो बोले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और 400 मेंबर हैं, तो 75% मतलब इसमें से अगर 300 या उससे ज्यादा हाँ कर देंगे तो रिजोल्यूशन पास है, और अगर 300 से कम ने हाँ करी, रिजोल्यूशन फेल। रिजोल्यूशन फेल मतलब वो बिजनेस आप नहीं कर सकते। रिजोल्यूशन पास मतलब वो बिजनेस आप कर सकते हो, मेजोरिटी आपके साथ है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% की कंसेंट, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75 और मोर देन 75 की कंसेंट, है ना। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस में मेंबर अपनी तरफ से बताते हैं कि रिजोल्यूशन पास करना है। इसकी डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये बहुत कॉमनली आएगा भी नहीं, ये रेयरली 5-7 बार ही कंपनीज एक्ट के अंदर यूज हुआ है, तो ये बार बार आएगा भी नहीं, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मतलब कि किसी बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए, किसी बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए शेयर होल्डर की तरफ से स्पेशल नोटिस आया है। इसी बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए शेयर होल्डर की तरफ से स्पेशल नोटिस आया है, दैट इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। इसकी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, वी विल डिस्कस द डिटेल अंडर सेक्शन 115। ठीक है, ऑर्डिनरी और स्पेशल भी मैंने सिंपल करके बताया आपको बस। ठीक, तो हमने क्या बोला, जल्दी से रिकेप करते हैं। क्या बोला हमने कि रेजोल्यूशन कितने तरह के हो गए, बोले ब्रॉडली 2 कैटेगरी के। एक तो वो रेजोल्यूशन जो बोर्ड मीटिंग में पास होते हैं, जिन्हें बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं। दूसरे वो रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास होते हैं, जिन्हें जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है। जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन की कितनी कैटेगरी बोलो जल्दी से, वेरी गुड, 3 कैटेगरी। कौन कौन सा, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, बोले एक्ट के प्रोविजंस में लिखा है, आपको आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। फिर क्या बोला कि बोले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या, तो बोले मोर देन 50% की कंसेंट, 50 से काम नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा की होना चाहिए। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, 75 या उससे ज्यादा की कंसेंट, मतलब स्पेशल में 75 भी चलेगा या उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। बोले रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मतलब क्या, तो बोले उस मैटर को डिसाइड करने के लिए शेयर होल्डर की तरफ से स्पेशल नोटिस आना चाहिए। आप समझे मेरी बात। तो बोर्ड रिजोल्यूशन में केवल बोर्ड रिजोल्यूशन लिखा रहेगा, एंड इनमें ये 3 तरह की कैटेगरी आपको दी हुई है। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन में भी मेजोरिटी ऑर्डिनरी ही होती है, मतलब हमेशा मोर देन 50% की कंसेंट, है ना। बट कंपनीज एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं, कंपनीज एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं जिनमें 100% डायरेक्टर की कंसेंट लगती है। कंपनीज एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं जिनमें क्या होता है बेटा, 100% डायरेक्टर की कंसेंट लगती है। वापस से क्या बोला अपन ने, बोर्ड रिजोल्यूशन में ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं वर्ड यूज होता है। बोर्ड रिजोल्यूशन में केवल बोर्ड रिजोल्यूशन वर्ड यूज होता है, आप समझे मेरी बात। बोर्ड रिजोल्यूशन में केवल बोर्ड रिजोल्यूशन वर्ड यूज होता है। वो सिंपल मेजोरिटी वाला हो सकता है, मतलब मोर देन 50% की कंसेंट। 3 डायरेक्टर हैं, 2 ने जो बोल दिया वो हो जाएगा, तीनों बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 2 तो बोले। 15 डायरेक्टर हैं तो 8 डायरेक्टर जो बोल देंगे वो हो जाएगा। 15 के 15 बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कहलाता वो बोर्ड रिजोल्यूशन ही है। लेकिन कंपनीज एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर 3 मैटर ऐसे हैं जिनमें 100% डायरेक्टर की कंसेंट लगती है, वो समझाऊंगा आगे मैं। ठीक है, तो जो बोर्ड रिजोल्यूशन होता है ऑर्डिनरी, वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी का होता है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी मतलब 50% ज्यादा की
बट मैंने आपको बोला कंपनीज एक्ट में 3 ऐसे मैटर हैं, अभी से आप कर लो इसको। कंपनीज एक्ट में 3 ऐसे सेक्शन है, 3 ऐसे मैटर है जिनमें 100% डायरेक्टर की कंसेंट होती है, जिसे बोलते हैं यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस मतलब सर्वसहमति, सर्वसहमति मतलब लीगली बोले तो बोले कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग के अंदर जितने डायरेक्टर आए सबकी कंसेंट चाहिए। मीटिंग के अंदर 10 डायरेक्टर आए 10 की कंसेंट चाहिए। मीटिंग के अंदर 15 डायरेक्टर है 15 की कंसेंट चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेटा मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में, बस ये माइंडसेट अभी तो होना। जब सेक्शन आएगा, जैसे यूनानिमस कंसेंट चाहिए आपको सेक्शन 186 में, 203 में एक डिबेंचर प्रोविजन है। ये जब इंडिविजुअल सेक्शन आएगा तब यूनानिमस रिजोल्यूशन होता है, मैं बहुत डिटेल में बताऊं, बट यहाँ माइंडसेट करने के लिए चीजें होती, ठीक है। वो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी इस कैटेगरी का नहीं होता, केवल बोर्ड तो उसमें बोले बोले कि 3 कंपनी एक्ट में 400 सेक्शन है, 470 सेक्शन है, इनमें केवल 3 तो बाकी में जो कैसा है, कौन सी मेजोरिटी वाला बोला, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मतलब मोर देन 50% की करते हैं। जो 3 सेक्शन है वो ऐसे हैं जिसमें क्या लगता है यूनानिमस रिजोल्यूशन, सर्वसहमति, सबकी सहमति मतलब ऑल द डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में दूसरे डायरेक्टर आए सबकी कंसेंट। 3 सेक्शन है, अभी याद कर लें कौन कौन सा। 186 बोलो मेरे साथ, कौन कौन सा, 186 एंड 203 एंड डिबेंचर ट्रस्ट से रिलेटेड एक प्रोविजन। समझ आज की बोर्ड रिजोल्यूशन तो आज हमने ये पढ़ा काम कैसे करती है। आज हमने ये डिस्कस किया हाउ कंपनी वर्क। वो कुछ नहीं बताया मैंने आपको, गलत से जो हम नेक्स्ट में अब हम डायरेक्ट डिटेल प्रोग्राम चालू करते हैं, क्योंकि बेसिक को बता दिया कि डायरेक्ट क्यों है कंपनी के अंदर। चेक करते हैं क्या कि कंपनी के केस में 2 अथॉरिटी होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या, शेयर होल्डर, डायरेक्टर को डायरेक्टर्स की मीटिंग हम क्या बोलते हैं, तो बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। कहाँ हो गई, 3 तरह की होती है, एजीएम होती है। बोर्ड मीटिंग कितनी तरह की होती है बोलोगे, अलग अलग तरह नहीं, लेकिन एक मीटिंग में चाहे जनरल देख लेते हैं, रिवाइज करते जाना बता। जनरल मीटिंग हमेशा डिफरेंट मेजोरिटी देखने के लिए क्या पार्ट, बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन, बोर्ड जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन बोलते जाना, प्लीज अपना भला का बोलते जाना। जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। ऑर्डिनरी स्पेशल कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ये मिलेगा 1 ठीक है। फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% की रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड उस बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर की तरफ से नोटिस मैं बताऊँ। बोर्ड रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी मेजोरिटी वाला होता है और बट कहलाता बोर्ड सेक्शन है केवल यूनानिमस कंसेंट ऑल द डायरेक्टर मीटिंग। 186 203 एंड डिबेंचर सारे डायरेक्टर की कंसेंट लगती है, अदरवाइज आपका और भी कैसे काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल कंपनी बनाई थी बिजनेस